औरंगजेब का जो मुद्दा है, औरंगजेब के बारे में इतिहास में सब लिखा हुआ है कि वो क्रूर था, अत्याचारी था, अपने भाइयों को मारा, अपने पिता को जेल में डाला, ये कोई नई बात छिपी है नहीं। अब अबू आदमी ने तारीफ कर दी, वो अबू आदमी का एजेंडा रहा होगा, लेकिन अब उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लो कि पूरे देश में उस पर राजनीति होने लगे। बिहार में चूंकि चुनाव है तो वहां भी राजनीति, उसको आदर्श बनाने की, नायक बनाने की कोशिश की जाएगी तो होगी ना राजनीति। एक खलनायक को नायक क्यों बनाना? जी, इस देश में रावण के भी मंदिर हैं, ग्रेटर नोएडा में ही है। हाँ। तो जिसको मानना हो माने, इसको न माने ना माने। भाई अब औरंगजेब को मेजॉरिटी हिंदुस्तान का औरंगजेब को नायक नहीं मानता, खलनायक मानता है, दुष्ट मानता है, अत्याचारी मानता है, इसमें कौन सी वो बात हो गई। लेकिन चूंकि वो मुद्दा बनाना है, औरंगजेब तो इनकी मददगार है इनका। अरे संभाजी पर फिल्म आई और उसी समय उनकी ओर से बयान दिया गया, संभाजी जिनको 40 दिनों तक उसने रखा था, प्रताड़ित किया और फिर उनको किस तरह से मारा था। संभाजी पे फिल्म से पता लगा लोगों को, तो शिवाजी सामंत के उपन्यास है। बड़ी तादाद में तो संभाजी को पढ़ाया गया। अरे भाई जाना जा रहा है, फिल्म वालों को कभी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया। फिल्म वालों को कहां पता लगा? उन्होंने हिस्ट्री से रिसर्च की होगी, इसलिए कि जब आप हिस्ट्री में रिसर्च करेंगे तब पता लगेगा। रिसर्च भाई इतिहास, मगर हर बच्चे को औरंगजेब का पूरे खानदान का नाम पता है। खानदान नाम इसलिए पता है कि उससे खानदान का नाम आप भी ले गए और दूसरे भी ले गए सब जगह। नहीं। अच्छा, दूसरा अगर आप बात करते हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये काम तो अजात शत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया था, बिंबिसार को। अशोक ने अपने भाइयों को मारा था, चंड अशोक इसीलिए कहलाता था वो, कहलाता नहीं कहलाता, लेकिन बाद में बहुत हो गया। उसने कलिंग में जाके उसने हमला किया, कलिंग में उसने कत्लेआम किया, बाद में बहुत हो गया और उसने जो है वो प्रियदर्शी अशोक हो गया, धम्म अशोक हो गया। तो इतिहास में अनेक उदाहरण ऐसे भरे हुए हैं। अच्छा, औरंगजेब क्रूर था, अत्याचारी था, उसका साथ देने वाले क्या थी? उनके वंशजों को तो आप मंत्री बना रखा है। कौन? जयपुर में जयसिंह के परिवार से तो हैं, दिया कुमारी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जयसिंह सेनापति थे औरंगजेब के, थे कि नहीं थे? विधि इतिहास में है। तो ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे ना। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं दिलबर चैनल। ये जो अभी संभल का मामला जो योगी जी उठा रहे हैं पूरे जबरदस्त तरीके से, तो ये संभल में एक्चुअली क्या हुआ है और ये किस तरीके से इसको, अगर जैसे कि कोई मुख्यमंत्री है, उसकी जिम्मेदारी है कि अमन चैन रहे उनके राज्य में, और कोई उपद्रवी है उसको रोके और खुद गलत बयान ना करे। खुद जो है, अगर कोई जैसे पुलिस ऑफिसर है कुछ गलत बयानबाजी करता है तो उसको सजा भी दे। अब जैसे अनुज चौधरी ने जिस तरीके का बयान दिया तो वो तो बहुत ही शर्मनाक है, और योगी जी उसका पीठ थपथपा रहे थे, है ना। और उसका साफ साफ मतलब जिस तरीके से मतलब संभल का मुद्दा उछाला जा रहा है, तो दंगा कराना ही मकसद है, दंगा रोकना नहीं है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही दुख की बात है कि इस देश में ऐसे लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं जो देश में अमन चैन नहीं चाहते। अगर अमन चैन नहीं रहा तो फिर देश कैसे चलेगा बताइए? लड़ाई झगड़े होते रहे और सबकी जिंदगी बर्बाद होती रहे तो किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है ना। तो ऐसा क्यों करना? और खास करके हमारे देश में लोकतंत्र है, संविधान है, तो ये सब चीजें तो मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई बड़ा से बड़ा पद पे भी बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो खुद ही मतलब करते रहते हैं इस तरह की कार्रवाई, गलत काम करते रहते हैं और उनको पता है कुछ उनको ऊपर आंच नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा चुनाव का ही होता है ना, तो ये तो चुनाव में फायदा करता है ना। इनको ध्रुवीकरण की कोशिश इसीलिए तो करते हैं कि चुनाव जीतना है तो ध्रुवीकरण करो और उससे बीजेपी को फायदा हो। सिर्फ उसी के लिए मतलब ऐसे गलत काम करते हैं। तो दूसरा मुद्दा यह है कि खुद जब फेल हो जाए तो अब फेल हो गए तो ध्यान भटकाना है, तो ऐसे बड़े बड़े चीजें करो तो उससे जो है ध्यान जनता का भटक जाए, गोदी मीडिया पर से इसी पे डिबेट होती रहे और नैरेटिव जो है वो अपना सेट करते रहे, जो हेडलाइन मैनेजमेंट करते रहे, यही सब चीज हो रहा है। तो ये जैसे मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट करते हैं, तो अब बताइए कि सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहां पर
हमारे देश के सब धर्म के लोग जाते हैं ना नौकरी करने के लिए, लाखों लोग जाते हैं, काम कर रहे हैं वहां पर और अच्छा पैसा वैसा मिलता रहता है। और उसमें हिंदू भी है, तो वहां पे किसको परेशानी है? किसी को परेशानी है क्या? और वहां पे लोग तो अमन चैन से रह रहे हैं ना। और वहां के जो लोग हैं वो ये तो मुस्लिम कंट्रीज, तो वो क्या नफरत करते हैं हिंदुओं को वहां जाने से रोक देते हैं? वहां तो बहुत अमन चैन है और कोई भेदभाव नहीं है। बल्कि यूएई में तो मंदिर बहुत बड़ा बन गया है, बना है कि नहीं बना है? तो ये जिस तरीके का नैरेटिव सेट करते हैं, बहुत ही गलत नैरेटिव सेट करते हैं कि मुसलमान जहाँ ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर मुश्किल खड़ी हो जाती है। कौन सा देश बताइए मुस्लिम कंट्री जो शांतिपूर्वक है? अरे ये सामने नहीं दिख रहा है, वो शांतिपूर्वक देश नहीं है। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर और ओमान और ये जितने भी जहाँ पे ऑयल वाला देश है, लड़ाई जो हो रही है वो इजराइल और फिलिस्तीन की हो रही है। तो वो लड़ाई धर्म की लड़ाई थोड़ी है, वो लड़ाई है जमीन की। इजराइल जो है जबरदस्ती वहां पर बनाया गया देश फिलिस्तीन की जमीन पर, और फिलिस्तीन अब उनके उसके खिलाफ अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनको अमेरिका और पश्चिम के जो देश हैं वो इजराइल को पूरा सपोर्ट करते हैं, उनको अस्त्र शस्त्र देते हैं और वो जितने भी वो इतना नरसंहार करते रहते हैं इजराइल वाले, उस पे चुपचाप बैठे रहते हैं। यूनाइटेड नेशन से तो इतने रिजोल्यूशन आते हैं, इतने उनकी तल्ख टिप्पणी आती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वो तो अलग ये है। अब सीरिया में भी जो लड़ाई हो रही है तो वहां भी जो है वो अलग अलग गुट है और वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां पर बहुत गलत तरीके से राज चल रहा था बशर असद का, और वो अलग उनके परेशानी है, तो वो अलग उनका लड़ाई चल रहा है। तो वो हिंदू मुसलमान ने या इस तरह या मुसलमान जो है वो चैन से रह नहीं सकते हैं, ऐसा वो उसके लिए नहीं है, कुछ और लड़ाई। और शांति वाला देश तो इधर देख लीजिए, सऊदी अरेबिया से लेके इतने भी तक जहाँ पे तेल वाले देश हैं, तो वो तो अमन जानती है। इंडोनेशिया में देख लीजिए कि मुस्लिम बहुत देश है, वहां पर हिंदू भी है। बाली जो द्वीप है वहां हिंदू बहुल है, लेकिन पूरे इंडोनेशिया में मुस्लिम बहुल देश है। तो वहां कौन सा हिंदुओं को डराया धमकाया जाता है? वहां पर की जो हिंदू प्रतीक है तो वो उनके रुपये में भी है ना। रुपये में इंडोनेशिया का जो रुपया है तो उसमें हिंदू प्रतीक उसमें डाले गए हैं और उनसे कोई दिक्कत नहीं है वहां के मुसलमानों को, और ना हिंदू वहां पर उनको कोई दिक्कत है। उसी तरीके से मलेशिया में भी तो मुस्लिम बहुत देश है, तो वहां जो हिंदू रह रहे हैं उनको कौन सा परेशानी है? ये देश में जिस तरह का नैरेटिव जबरदस्ती बनाया जाता है कि मुसलमान खराब होते हैं। अरे भाई कैसे खराब हो जाएंगे मुसलमान? खराब देखिए, हिंदू मुसलमान खराब नहीं होते। आम जो नागरिक होते हैं वो अपनी जिंदगी शांति से बसर करना चाहते हैं, और ये जो नफरती लोग हैं ये जबरदस्ती का ऐसा माहौल बनाते हैं। नफरती सब खराब लोग तो ये हैं जो बीजेपी आरएसएस इस तरीके के लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। बाकी जनता जो रहती है कोई भी धर्म की हो तो अमन चैन चाहती है, वही नहीं होने देते। अब वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और दूसरा ध्यान भटकाने का तरीका, क्योंकि सबसे बड़ा ध्यान भटकाने का तरीका यही है। कोई और मुद्दा होगा तो उस पर उतनी बात नहीं होगी। जहाँ हिंदू मुसलमान की आप उछाल दो कुछ तो फिर चालू हो जाता है बातचीत। और खासकर गोदी मीडिया खूब जबरदस्त तरीके से इसको उछालती है। तो अभी जैसे कि अब बंगाल का चुनाव, बिहार का चुनाव, उसके बाद बंगाल का चुनाव, उसके बाद फिर यूपी का चुनाव, तो उसके लिए सब जमीन तैयार की जा रही है। तो यूपी में अब संभल पड़ता है तो संभल को प्रयोगशाला बना दिया योगी जी ने कि वहां से चुनावी फायदा होगा यूपी, और उसके लिए ये सब मुद्दा उछाल रहे हैं।
एक तो अभी जो दिक्कतें हैं उसको दबाना है कि मतलब जो जनता का ध्यान भटक गया है, तो ऐसे मुद्दे उछाल दो। अब देश में बताइए कि बेरोजगारी इतनी भयंकर है कि नहीं है। जो युवा जो पढ़ लिख के निकलते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है, और महंगाई देख लीजिए कितना चरम पर है। उसके बाद में भ्रष्टाचार जो है, ये तो पूरा भ्रष्टाचारी लोग है बीजेपी वाले। खुद मोदी जी कल फंसे हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पे, और इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा पता चला कि मोदी जी तो चंदा और धंधा का काम करते हैं। जो चंदा देगा उसी को धंधा मिलेगा, और जो चंदा नहीं देगा उस पर हफ्ता वसूली भी होती है। तो ये सब चीज समझ में आया है ना। ये जितने भी बड़े कुछ भी ठेके हैं सरकारी या कुछ धंधा आपको करना है, तो बिना चंदा के या हफ्ता देने के आप काम ही नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या विकास होगा? कौन पैसा लगाएगा देश में? इतना ज्यादा भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से। अब ये सब क्या है कि जांच होती है, फिर कोर्ट में सुनवाई होती है, तो ये सब चीज होगा ही नहीं ना जब तक मोदी जी बैठे हुए हैं। तो वो जांच करेंगे ही नहीं, आना कुछ कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये सब बहुत भयंकर भयंकर परिस्थिति है देश। इसका तोड़ है कि जनता जवाब दे वोट के द्वारा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं।